नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात कर्नाटक की राजनीति से आई सबसे बड़ी खबर की, जिसमें आपको बताएंगे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर किस जांच की आंच सामने आ गई है। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे पेरिस ओलंपिक के बाद स्वदेश लौटी विनेश फोगाट अपने भव्य स्वागत को देखकर क्यों भावुक हो गई। वहीं तीसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे देहरादून में एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में कैमरा मिलने के बाद कैसे बरपा हंगामा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बुरी तरह फंस गए हैं। उनके खिलाफ केस चलने की अनुमति राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दे दी है। सीएम सिद्धारमैया पर जमीन आवंटन में गड़बड़ी का आरोप है। मूडा मामले में राज्यपाल ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस भेजा था। नोटिस के बाद से ये लगने लगा था कि गवर्नर किसी भी दिन सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकते हैं, और अब उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। सियासत गर्म है। सिद्धारमैया की बड़ी मुश्किलें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि घोटाला मामले में मुश्किलें बढ़ गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों की माने तो एक्टिविस्ट ने एमयूडीए भूमि आवंटन मामले में सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए केस चलाने के लिए राज्यपाल से आग्रह किया था। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस शिकायत के आधार पर सीएम सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसमें पूछा गया था कि सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों ना दी जाए। इसके बाद यह तय माना जा रहा था कि राज्यपाल इसकी अनुमति कभी भी दे सकते हैं। सीएम सिद्धारमैया को मिला साथ। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल के एक्शन के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि पूरा मंत्रिमंडल, पार्टी हाईकमान, सभी विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद मेरे साथ है। वहीं सीएम का बचाव करते हुए शिव कुमार ने कहा, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ भी गलत नहीं किया। यह पूरी तरह से एक राजनीतिक मुद्दा है। राज्यपाल के कार्यकाल का इस बीजेपी सरकार द्वारा दुरुपयोग किया गया है। And is with me. The entire cabinet is with me. The government is with me. All MLAs are with me. All Congress MLAs are with me. MLCs are with me. All Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me. So the entire party and including the India Alliance stand united supporting my Chief Minister. We stand by him. There is no question of resignation. There is no point of resignation. He will be my Chief Minister. We will work together. We will serve the people of this Karnataka as desired by the people of this state. Already I have discussed, we have received, my Honorable Chief Secretary has received a letter that a prosecution and inquiry permission has been given. So we feel that it is purely unconstitutional, against the law. There is a strong government headed by Mr. Chief Minister Siddaramaiah in the entire country. It is one of the biggest states where the second time a backward class leader has been elected with a massive mandate of 136 members and 2 independents who have been supporting our 2-3 independents supporting our party. They are trying to destabilize by using the governor's office. It is unfortunate. There are various decisions, and the constitution, there is a constitution which will help us. No political party or the BJP is trying to destabilize this government. Earlier, former sitting union ministers had commented they are using the governor offices. They had commented that they are going to destabilize this government. At any point of time, I am on record, at no point of time, my Chief Minister will not yield to any pressure. There is no question of him resigning. He will continue to stay in the office. We all stand unitedly, the entire party in this Karnataka, the entire legislators of 138 legislators of this house will stand unitedly with him. We support him. He has not done anything wrong. In any of his tenure, no mistake has been done. This is purely a political issue
which they are trying, where there is no issue, any issue has been created. I'm very sorry to tell that Governor office has been misused by this BJP government. There are various judgments in the Supreme Courts of India. My party and my government, both and including Siddaramaiah, we will go to the legal, we will fight it legally, we will fight politically. We believe that injustice will not be flown from the seat of justice. We have full confidence on the law of this country and my government will be protected. स्पीकर के पद को हल्का किया गया है, उसको मूल्यवान बनाया गया है, मूल्यहीन बनाया गया है। उसी प्रकार से राज्यपाल के पद में भी यही हो रहा है बीजेपी की शासन में दिन प्रतिदिन 2014 से। ये बीमारी आपने तमिलनाडु में देखी है, राजभवन से लेकर केरला में देखी है, पश्चिम बंगाल में देखी है, ऐसे कई सैकड़ों प्रदेश में। आज संवैधानिक कानून स्थापित है जब से भारत में, साथ साथ 9 जजेस के निर्णय स्थापित हैं। शमशेर सिंह कह लीजिए, नवम रेबिया कह लीजिए कि राज्यपाल अपने मत से एक्ट नहीं कर सकता, निर्णय नहीं ले सकता, कार्यान्वित नहीं कर सकता, सिवाय कुछ अमुक अपवाद जहाँ वो कर सकता है। ये मामला किसी भी उस अपवाद में नहीं पड़ता है। इस मामले में उस प्रदेश की कैबिनेट ने एक बहुत ही विस्तृत लिखित रीजन ऑर्डर माननीय गवर्नर साहब राज्यपाल के अफसर प्रोफेसर मक्ता ने पहुंचाया। ऐसे किसी भी निर्णय, ऐसे किसी भी दस्तावेज पे राज्यपाल बाध्य है, संवैधानिक रूप से बाध्य है। मैंने आपको उदाहरण दिया। तो कैसे किसी एरे गेरे नत्थे मेरे चलते हुए किसी भी कंप्लेंट को आप अनुमति दें? बीजेपी ने राज्यपाल को धन्यवाद दिया। उधर बीजेपी ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की ओर से MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने पर धन्यवाद कहा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार के पदचिन्हों पर चलते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इससे पहले गांधी परिवार ने भी नेशनल हेराल्ड मामले में इसी तरह से घोटाला किया था, जो 5,000 करोड़ रुपए का था, जिस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर हैं। फ्रॉडुलेंट केस ये क्या है? आप देखिए, ये मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इन्होंने एक नियम बना रखा है कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई लैंड एक्वायर करती है वो लेआउट के लिए, कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए, तो उसके बदले 50-50% एक स्कीम उन्होंने खोला है। अर्थात अगर लैंड ग्रामीण क्षेत्र का उन्होंने लिया है तो उसके एवज में जो कंपेंसेशन दिया जाएगा वो शहरी क्षेत्र में, जिसको अंग्रेजी में आप अप मार्केट एरिया कहते हैं, जहां ज्यादा लाभ होने की संभावना है, जो डेवलप्ड एरिया है, उस अप मार्केट एरिया में आपको 50% जमीन दिया जाएगा ताकि आप कंपेंसेट हो सको अपने ग्रामीण क्षेत्र के जमीन का। देखिए, 2004 में सिद्धरमैया जी की धर्मपत्नी पार्वती जी, उनके भाई ने लगभग 3.16 एकड़ जमीन केशरी नामक के गांव है मैसूरू में, वहां उन्होंने खरीदा था। 2005 में इसकी जो मालकिन वो पार्वती जी बनी थी, जो धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की। बाद में खैर ये मालूम पड़ा कि ये लैंड ट्रांसफर डील हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये दलित की भूमि थी। और हाल फिलहाल में ये पूरा केस उजागर इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति की ये 3 एकड़ जमीन थी, उस व्यक्ति ने इसे रिक्लेम किया मुद्दा से कि मुझे ये जमीन वापस दिया जाए, मुझे ये जमीन नहीं बेचना था, फ्रॉडुलेंट तरीके से मुझसे ये जमीन लिया गया है। और उस समय जब पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि मुद्दा ने ऑलरेडी पार्वती जी को, जो कि धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की, उनको 14 प्लॉट अप मार्केट एरिया मैसूरू में दिया जा चुका है, जो कि लगभग ये पूरा का पूरा जो स्कैम है उसमें स्पष्ट है कि जितने का कॉम्पेंसेशन होना चाहिए था उससे कई गुना अधिक अप मार्केट एरिया में 14 लैंड अलॉटमेंट्स हुए हैं। और लगभग इसका आकलन जो वर्तमान में मीडिया और जो वहां के
जानने वाले लोग हैं उन्होंने किया है, द होल करप्शन इन फैक्ट गोज अप टू अबाउट 3,000 to 4,000 करोड़ रुपीस। ये 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। आप सोच के देखिए, इनका कोई 50 करोड़ 100 करोड़ का घोटाला होता नहीं है, उतनी की तो ये कॉफी पी जाते हैं। इनका घोटाला सब कुछ 4,000 5,000 करोड़ का ही होता है। गवर्नर साहब ने प्रोसिक्यूशन दिए हैं। ये सभी जो आरोप है ये बहुत सीरियस आरोप है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके खिलाफ ये सब आरोप है, वो ये नैतिकता बनता है कि वो इस्तीफा दे और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है जो इनके नीचे काम कर रहे हैं उनको वो एक फ्री हैंड दे इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आग्रह है, मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत इस्तीफा दें, क्योंकि ये सब एलिगेशन से बहुत सीरियस है। इसलिए माननीय राज्यपाल साहब भी सैंक्शन दिए हैं एंड द चीफ मिनिस्टर मस्ट टेक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंड मेक वे फॉर एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। आजकल नैतिकता और इंडिया अलायंस के राजनीति ये दोनों साथ में नहीं जा रहा है। इसके सबसे बड़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी भी उसी रास्ते पे जाना चाहते हैं तो जनता ठीक सबक सीख समय पर। क्या है MUDA जमीन अधिग्रहण मामले में आरोप? दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर MUDA द्वारा अधिग्रहित जमीन के एक टुकड़े को अपनी पत्नी के नाम से बदलने का आरोप लगाया गया। मैसूर के एक पोश इलाके में उनकी पत्नी को एक जमीन दी गई थी जिसकी बाजार कीमत उनकी अपनी जमीन से कहीं ज्यादा है। बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। उन्होंने सीएम से इस्तीफा मांगते हुए बेंगलुरु से लेकर मैसूर तक पैदल यात्रा भी निकाली थी। वहीं राज्यपाल के इस परमिशन के बाद अब सिद्धरामैया के खिलाफ कोर्ट समन जारी कर सकता है और जांच एजेंसी केस दाखिल कर जांच शुरू कर सकती है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ साजिश हो रही। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन किया था। विनेश 50 किलो कुश्ती स्पर्धा के फाइनल में पहुंची थी। हालांकि फाइनल से पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, जिसके चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश फोगाट ने खुद को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की थी और मांग की थी कि उन्हें संयुक्त रजत पदक दिया जाए। हालांकि कैस ने स्टार रेसलर विनेश फोगाट की अपील खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने भारत देश में वापसी की है। कैसे उनका स्वागत किया हुआ है, देखिए खास रिपोर्ट। वतन वापसी के बाद भावुक हुई विनेश। अब रेसलर विनेश फोगाट 17 अगस्त को पेरिस से अपने देश लौट आई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विनेश को रेसलर से साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने रिसीव किया। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी उनका स्वागत किया। विनेश अब दिल्ली से अपने गांव बलाली जाएंगी। विनेश की स्वदेश वापसी को लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेकर उनके गांव बलाली तक स्वागत की तैयारी की गई। गांव वाले विनेश के स्वागत के लिए काफी उत्साहित हैं। बता दें कि विनेश वतन वापसी के बाद काफी भावुक नजर आई। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे देशवासियों की, इतना प्यार और सम्मान पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेडल मिलना ना मिला वो भाग्य की बात है। विनेश ने जो रोड से पोडियम तक सफर तय किया वो पूरे देश ने देखा, इसलिए मेरा स्वागत हो रहा है पूरे देशवासियों। देखो आज बहुत बड़ा दिन है। विनेश ने जो महिलाओं के लिए किया है, जो पूरे भारत देश के लिए किया है, वो बेहतरीन है और बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे ऐसे ही प्यार मान सम्मान दोगे। कितना प्यार मिल रहा है पूरे देशवासियों से और हरियाणा से खासतौर पर? देखो आप देख ही रहे हो पूरा, मतलब कितने लोग आए थे विनेश का स्वागत के लिए। तो बस मेन कहना ये है कि मेडल नहीं लेके आई, कोई बात नहीं, मेडल नहीं मिला, लेकिन वो जो काम करके आई है ओलंपिक के फाइनल्स में पहुंच के एक ऐसी रेसलर को हराया है जो अब
कभी हारी ही ना हो, तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए वो ओलंपिक चैंपियन से कम है। ये कोई राजनीतिक यात्रा तो नहीं है साक्षी जी, कोई राजनीतिक यात्रा तो नहीं है। राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक पहलवान का स्वागत है, ये एक ओलंपिक चैंपियन का स्वागत। गांव बलाली में विनेश की वापसी पर जश्न का माहौल। दीपेंद्र हुड्डा बोले, पूरे देश को अपनी बेटी पर गर्व। विनेश के स्वागत में बलाली गांव में लड्डू समेत कई पकवान बन रहे हैं। विनेश के सम्मान में गांव के खेल स्टेडियम में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विनेश के स्वागत के लिए उनके गांव में 8.30 क्विंटल लड्डू बनाए गए हैं, साथ ही पकौड़े तले जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि मेडल न आने से निराश जरूर है, लेकिन उनके गांव की बेटी ने देश का जो नाम रोशन किया है वह किसी गोल्ड से कम नहीं है और उनको आगे ओलंपिक के लिए तैयारी करनी चाहिए। वहीं पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस से लौटने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बहुत लोग हौसला बढ़ा रहे हैं और पूरे देश को अपनी बेटी विनेश फोगाट पर गर्व है। जनता से लोग बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे देश को गर्व है अपनी बेटी पर। क्या खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा राजनीति में इस बार के विधानसभा? देखिए, सभी को, सारे देश को गर्व है हमारी बेटियों पे। ये यात्रा की इसी तरीके से कहाँ तक जाएगी, क्या आप लोग का रूप प्लान है? ये आज सारे बलाली गांव तक का स्वागत रखा है। गांव में भव्य स्वागत की है तैयारी। विनेश की मां प्रेमलता फोगाट ने कहा, हम खुश हैं, पूरा देश उसकी खूब तारीफ कर रहा है। मेरी बेटी ने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, वह इस बार स्वर्ण पदक की दावेदार थी। पूरा गांव उसकी तारीफ और स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है। रिश्तेदार लड्डू बना रहे हैं। विनेश ने डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था, हालांकि उन्होंने अब रिटायरमेंट से वापसी के संकेत दिए हैं। विनेश ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, हो सकता है कि अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देख सकूं, क्योंकि मेरे अंदर संघर्ष और कुश्ती हमेशा रहेगी। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि भविष्य में मेरे लिए रखा है, लेकिन मुझे इस यात्रा का इंतजार है। मुझे यकीन है कि मैं जिस चीज में विश्वास करती हूँ और सही चीज के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। बेटा सब खड़िया से इंतजार में। खाना दे देंगे, मिठाई माड़ा डालेंगे, मान सम्मान बेटी को। बड़ा तो बड़ो गोल्ड का भी मान सम्मान होगा। जो का पसंदीदा खाना बनाया होगा जो आपने? हाँ, क्या है उसका पसंदीदा खाना? उसका मलाई का हलवा। अच्छा, तो अभी यही खिलाओगे या अभी घर जाके खाएगी मलाई? घर जाएगी। अच्छा, तो मेडल नहीं मिला लेकिन चैंपियन है आपके लिए वो बेटी? हाँ बेटी चैंपियन है बेटी। गोल्ड की दावेदार थी, को भगवान ने बड़ी शेख करती भैया। मान सम्मान देश ने गोल्ड तो ऊपर दे रखे से, बेटी को गोल्ड तो ऊपर मान सम्मान हो रहे। भारत ने पेरिस ओलंपिक में 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारत को पहला मेडल शूटिंग में मिला, जब मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज हासिल किया। फिर दूसरा ब्रॉन्ज भी मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में दिलाया। उनके साथ सरबजोत सिंह भी टीम में थे। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में दिलाया। फिर पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज और जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके बाद रेसलर अमन सहरावत ने मेंस 57 किलो फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज जीता। वहीं विनेश से इस बार गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद थी, लेकिन 100 ग्राम अधिक वजन होने की वजह से इस बार यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क एनबी न्यूज। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आनंदम रेस्टोरेंट के वॉशरूम में मोबाइल कैमरा निकलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, होटल के वॉशरूम में सफाई कर्मी ने मोबाइल कैमरा लगाया हुआ था, जिसे खुलासा रेस्टोरेंट में आए ग्राहकों ने किया और पुलिस जांच में भी कैमरा लगना सही पाया गया। मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे मामले का महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। लेकिन क्या कार्रवाई सिर्फ कर्मचारी तक ही सीमित रहना ठीक है? देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आनंदम रेस्टोरेंट के वॉशरूम में मोबाइल कैमरा मिलने का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग भी हरकत में आ गया है। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडेवाल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस तरह की घटना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुसुम के मुताबिक प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट की जांच के लिए पत्र लिखा जाएगा। आपको बता दें, गुरुवार रात देहरादून में चकराता रोड स्थित आनंदम रेस्टोरेंट में कुछ ग्राहक खाना खाने आए थे, लेकिन जब महिला वॉशरूम गई तो उसे वहां कैमरा होने का शक हुआ और अन्य ग्राहकों ने भी ये संदेह जाहिर किया, जिसके बाद वहां मौजूद गेस्ट ने जमकर हंगामा किया। मामला पुलिस तक पहुंच गया।
और पुलिस जांच में संदेह हकीकत में बदल गया। पकड़े गए सफाई कर्मचारी ने इसे कबूल किया कि उसने पहले भी कई बार इस तरह की हरकत की है, लेकिन ये बात कि आखिर कर्मचारी इतनी बार ये हरकत कर चुका था और मालिक अनजान रहा, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। वहीं इस मामले के बाद प्रदेश के अन्य रेस्टोरेंट के संचालनों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको लेकर के पुलिस तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, क्या है? हाँ, कल देर रात्रि करीब एक शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई थी थाना कैंट में कि एक रेस्टोरेंट में वहाँ पर कोई जो महिला वॉशरूम है वहाँ पर कोई कैमरा या कोई डिवाइस लगे होने की बात की सस्पेक्ट पर, और वहाँ पर फिर जो वहाँ पर फैमिली और जो मित्रगण उनके गए थे उनके द्वारा जब वहाँ पर इसकी शिकायत वहाँ के प्रबंधन और जो वहाँ मैनेजर देखते हैं उसको की गई और पुलिस को भी की गई। जब पुलिस द्वारा वहाँ पर पहुँचकर जाँच की गई तो वहाँ पर जो वॉशरूम है उसमें जो ऊपर फॉल्स सीलिंग है वो कहीं ना कहीं कटी थोड़ी पाई गई, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई डिवाइस उस दौरान वहाँ नहीं मिली थी। लेकिन पुलिस द्वारा चूँकि प्रकरण संवेदनशील था और बहुत ही गंभीर विषय था, तो शिकायत जो वहाँ पर दी गई थी उस शिकायत के आधार पर 77 BNS में मुकदमा तत्काल दर्ज कर लिया गया था। और देर रात्रि वहाँ के काम करने वाले जो भी कर्मचारी थे, चाहे वो स्वीपर का काम करते हो, चाहे वॉशरूम का काम करते हो या सर्विस का काम करते हो, सभी को पुलिस द्वारा देर रात्रि सबको इकट्ठा करके उससे पूछताछ की गई बारी से। जब ये बात पता चली कि वहाँ पर एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से एक विनोद मंडल है जो काम करता है, जो सफाई का जो वॉशरूम की सफाई की जिसकी जिम्मेदारी है, उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अपना 1 माह पूर्व वहाँ पर स्मेल आने के कारण कोई चूहा मर गया था, उसके कारण जो फॉल्स सीलिंग की जो प्लाई थी वो हटा के चूहा निकाला गया था और तभी उसके दिमाग में ऐसी कुछ खुराफात आ गई थी। उसके द्वारा वहाँ पर एक कटिंग करके अपने मोबाइल को ऑन करके कभी कभी बीच में रख देता था। ऐसी घटना उसने बताया कि 2-3 बार ही सिर्फ उसने करी थी। और कल जब देर रात्रि ये हंगामा हुआ तो उसने द्वारा वो तुरंत जाके मोबाइल अपना निकाल लिया, क्योंकि मोबाइल जब उसका चेक किया गया टीम द्वारा तो उसने वो चीज़ों को डिलीट कर दिया था, जिसको अभी मोबाइल को सील करके हम प्रोफेशन भेज रहे हैं। साथ ही साथ उसने पूरी सिक्योरिटी भी करी है कि उसके द्वारा ये कृत्य किया गया था, उसकी जानकारी किसी अन्य को नहीं थी। और इसके अलावा FSL टीम भी मौके पर गई, उसके द्वारा पूरे सीन को रिक्रिएट करके किस तरह से वो चढ़ के अपने मोबाइल को प्लेस करता था और क्या, तो उस सभी चीज़ों के लिए हमारी टीम वहाँ पर गई हुई है। और बिल्कुल जैसे ही मुझे जानकारी मिली है, मेरे पास किसी ने वीडियो भेजा तो तुरंत मैं आनंद हो रहा हूँ। और क्योंकि ये अपना एक सम्मानित है, यहाँ से हर कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, यहाँ आती है जाती है, लेकिन इस प्रकार से वॉशरूम में अगर कैमरा मिलना या मोबाइल के द्वारा उसमें रिकॉर्डिंग करना, ये बहुत गंभीर विषय है। तो मेरे संबंधित थाने से मेरी बात हुई है, तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ, तो निश्चित ही उन्होंने अपनी जांच में पाया है। और जो सफाई कर्मचारी है वो अपना मोबाइल ऊपर लगा के चला जाता था और इस तरह से जो भी हमारी महिलाएं वॉशरूम जाती थी तो उनको वीडियोज में उसमें कैद हो जाती थी। ये ऐसा विषय है, इसमें जो अपराधी है उसे निश्चित ही उसे कठोर से कठोर सजा मिलेगी। और इससे एक संदेश ये भी मैं देना चाहती हूँ, आज महिलाएं कंधे से कंधा मिला के हर क्षेत्र में काम कर रही है, आगे आ रही हैं, हमारी सरकार उनके साथ सहयोग आगे बढ़ा रही है उन्हें। और इस तरह से अगर ये एक वॉशरूम में इस तरह से कैमरा लगना ही ये गंभीर विषय है। और तो निश्चित ही इसकी जांच होगी, आयोग भी अपनी तरह से जांच करेगा, टीम बनाएगा। और अगर कोई इसमें, हालांकि अपराधी अभी गया है, पकड़ा गया है, और इसमें जो भी अगर कुछ भी ऐसा है तो उसमें पूरी तरह जांच होगी, हम जांच कराएंगे, जांच कराएंगे। दरअसल देहरादून चकराता रोड पर स्थित आनंदम रेस्टोरेंट और विवादों का पुराना नाता है। साल 2022 में आनंदम रेस्टोरेंट पर फफूंदी लगी मिठाई बेचने के भी आरोप लगे थे, तभी जमकर हंगामा हुआ था और मालिक को खुद कैमरे पर आकर सफाई देनी पड़ी थी। वहीं एक बार फिर आनंदम रेस्टोरेंट विवादों में है। इस बार विवाद ऐसा है कि जिसे सुनकर कोई भी शर्मसार हो जाए। आनंदम रेस्टोरेंट में कैमरा कांड की इस घटना ने अन्य रेस्टोरेंट पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। देहरादून आनंदम रेस्टोरेंट की इस घटना ने ग्राहकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाकर वॉशरूम का इस्तेमाल करें या ना करें। बहरहाल आनंदम रेस्टोरेंट देहरादून में कैमरा लगाने वाला कर्मचारी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल यहाँ कई खड़े होते हैं। क्या सिर्फ कर्मचारी ही इस पूरे मामले में गुनहगार है? मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या कर्मचारी की इस करतूत का पूरे होटल को इल्म नहीं था? आखिर कर्मचारी का हौसला इतना क्यों बढ़ा कि उसने कई बार वॉशरूम में कैमरा लगाकर महिलाओं की गंदी वीडियो रिकॉर्ड की? क्या मालिक की ओर से उसे खुली छूट थी, या फिर मालिक और मैनेजमेंट पैसा कमाने की व्यस्तता में इन बातों पर ध्यान नहीं देता था? इस वक्त इस घटना को लेकर प्रदेश वासियों में गुस्सा है। सभी का मानना है मालिक भी उतना कसूरवार है जितना कर्मचारी, क्योंकि मालिक अगर पहले से कर्मचारी पर नजर रखता तो रेस्टोरेंट में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सकता था।
जो नहीं लगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कई बार सुर्खियों में आए आनंदम रेस्टोरेंट के मालिक पर भी कोई कार्रवाई होती है या फिर कर्मचारी को ही गिरफ्तार करके मामला ठंडा कर दिया जाता है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट का मालिक राजनीति में भी रसूख रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबी न्यूज। और न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।